नमस्ते, मेरा नाम है कविता तोमर और आप लोग मेरे साथ कंटिन्यू कर रहे हैं अपने 11th क्लास की हिस्ट्री की सारी सीरीज़। मेरी जो पढ़ाई है वो मैंने ग्रेजुएशन किया है हिस्ट्री में दिल्ली यूनिवर्सिटी से और उसके बाद मैंने आर्ट हिस्ट्री की पढ़ाई करी है नेशनल म्यूज़ियम इंस्टीट्यूट से और मास्टर्स इग्नू से भी किया है। तो चलिए शुरू करते हैं आगे की चीज़ें। तो अब तक आप लोगों ने पढ़े 4 चैप्टर आपकी हिस्ट्री में और उन 4 चैप्टर का अगर हम टाइम पीरियड देखें तो हम लोगों ने मोटा मोटा टाइम पीरियड कवर कर लिया है। लगभग हम पहुंच गए थे अराउंड 7th-8th सेंचुरी के आसपास, जहां पे इस्लामिक एक्सपेंशन होना शुरू हो जाता है। और अगर आपको याद हो तो इस्लामिक हिस्ट्री जब हम कर रहे थे तो उसमें जब अंतिम मोड़ पे हमने उसको छोड़ा था तो वहाँ पे हमने एक पॉइंट उसमें इस्तेमाल किया था और वो ये था कि किस तरह से इस्लामिक ट्राइब्स को या इस्लामिक ग्रुप को लगभग करीब 13वीं और 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं मतलब कुछ इन शताब्दियों के आसपास, स्पेशली 12वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में एक ग्रुप का सामना करना पड़ता है। और ये जो ग्रुप है ये नोमैडिक एम्पायर के नाम से आगे चल के हमारे सामने आता है। तो जब हम बात करते हैं नोमैडिक एम्पायर की, जिसको आप हिंदी में यायावर साम्राज्य भी कहते हैं, तो जैसे कि आपके चैप्टर का नाम ही आपको बता रहा है कि ये नोमैडिक एम्पायर है, तो यहाँ से पहले हम इस शब्द को समझते हैं फिर आगे चलेंगे, जिससे कि चैप्टर की समझ आपके लिए आसान हो जाएगी। तो जैसे कि आपकी हेडिंग जो है वही आपको इस चैप्टर का जिस्ट समझा रही है और वो ये है कि नोमैडिक एम्पायर। समझ लेते हैं इस नोमैडिक वर्ड का मीनिंग फिर आगे चलते हैं। तो नोमैडिक, जिसको आप हिंदी में कहते हैं यायावर, यायावर दरअसल वो लोग होते हैं जो खानाबदोश जिंदगी जीते हैं। खानाबदोश मतलब जो अपने साथ कुछ जानवरों को पालते हैं ताकि उनकी रोज़मर्रा की ज़रूरतें पूरी हो सके और मौसम के अनुसार ऋतु प्रवास करते हैं। किसी मौसम मतलब गर्मी के मौसम में ऐसे जगहों पे चले जाएंगे जहाँ अमूमन कंपैरेटिवली थोड़ी ठंडी हो और सर्दी के मौसम में थोड़ा सा गर्मी वाली जगह पर चले जाएंगे। तो इस तरीके से ये लोग ऋतुओं के अनुसार, मौसम के अनुसार, अपनी परिस्थितियों के अनुसार एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते हैं। तो जब इस चैप्टर के बारे में हम पढ़ते हैं या जब इस चैप्टर को हिस्ट्री में इंक्लूड किया गया और इसके नाम के आगे साम्राज्य लगाया गया, एम्पायर लगाया गया, तो इसको लेकर बहुत सारी डिबेट्स जो हैं वो हिस्टोरियंस की शुरू हो गई कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यायावरों का भी एक साम्राज्य बन जाए, या ये तो आपस में ही कॉन्ट्राडिक्टरी वर्ड्स हैं कि नोमैडिक और एम्पायर कैसे बोल सकते हैं उसको। तब हम जब पूरी हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करते हैं तो हम पाते हैं कि एक बहुत बड़े नोमैडिक लोगों के ग्रुप ने मिलकर और इतने बड़े साम्राज्य की नींव रखी। उन लोगों ने अपना पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को ठीक किया कि हम उसको साम्राज्य के अलावा कोई और शब्द दे ही नहीं सकते, इसीलिए इसको नोमैडिक एम्पायर कहा गया। तो ये वो लोग थे जो मंगोलिया वाले इलाके से रहना शुरू करते हैं और हम ये कह सकते हैं कि विश्व विजेता सिकंदर के बाद अगर कोई ऐसा ट्राइबल ग्रुप आया या कोई ऐसा इंसान आया जिसने पूरी दुनिया को जीतने की सोची उस वक्त में, तो वो था चंगेज़ खान। तो इस पूरे साम्राज्य की नींव चंगेज़ खान रखते हैं और आगे हम चैप्टर में उन्हीं की उपलब्धियों के बारे में बात करेंगे और चंगेज़ खान के बाद के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर के सोर्सेस के साथ में। तो जैसे हम लोग हर चैप्टर के शुरू में इस बात पर ज़रूर डिस्कशन करते हैं कि सोर्सेज क्या क्या इसमें इस्तेमाल हुए होंगे, क्योंकि जब तक सही तरीके से सोर्सेज ना पढ़े जाएं तब तक हम किसी भी हिस्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते हैं। तो जब नोमैडिक एम्पायर की बात आती है तो हमारे लिए ये बहुत दुख की बात है कि क्योंकि ये लोग नोमैडिक लोग थे तो इन्होंने खुद से अपनी हिस्ट्री नहीं लिखी, मतलब हमारे पास इनके द्वारा रिटन कोई डॉक्यूमेंट है ही नहीं। तो हमारे पास क्या बचता है? हमारे पास बचता है कुछ ऐसे क्रोनोलॉजिकल अकाउंट्स जो उस दौरान लोगों ने लिखे थे, या वो सेम तरीका हम अपनाते हैं कि हम ट्रैवलॉग्स निकाल कर देखें जो उस दौरान वहाँ घूमने आए हुए लोग थे, या आप ये कह सकते हैं कि राजदूत की तरह का कुछ लोग आए हों, तो उन्होंने कुछ ट्रैवलॉग्स उस टाइम पे लिखे थे। और जिन जिन नगरों में इन लोगों ने आक्रमण किया, जिन जिन नगरों को इन लोगों ने अपने कब्जे में किया, उन नगरों के जो साहित्यकार थे उन लोगों ने क्या क्या लिखा, तो कुछ इस तरीके से जोड़ तोड़ कर हम नोमैडिक एम्पायर की हिस्ट्री को रिक्रिएट करने की कोशिश करते हैं। इस पर अच्छे तरीके से जो काम है वो होना शुरू होता है लगभग 18वीं और 19वीं शताब्दी में। और 18वीं और 19वीं शताब्दी में जो
स्कॉलर्स थे जो इस पर रिसर्च कर रहे थे, तो उनके बीच में कुछ डिफरेंसेस होने शुरू हो जाते हैं। जैसे शुरुआत में जो हिस्टोरियंस ने लिखना शुरू किया नोमैडिक एम्पायर के बारे में, वो लोग इनको बहुत क्रूर बताते थे, बहुत बर्बर प्रजाति है, बहुत क्रूर है, लोगों को मारना और यही सब इनके काम है। और आप देखेंगे कि साम्राज्य की नींव कुछ इसी तरीके से रखी गई थी। लेकिन बाद के टाइम फ्रेम में लगभग 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी तक आते आते हम देखते हैं कि जो स्कॉलर्स हैं उनका इंटरेस्ट इस तरफ जागता है कि चंगेज़ खान किस तरीके से राजा बना, उसने कैसे अपना सोशल स्ट्रक्चर जो है वो ठीक किया। तो बाद की हिस्ट्री राइटिंग में जो मंगोलिया साइड के लोगों ने लिखी है, उसमें आप देखेंगे कि चंगेज़ खान को एक हीरोइटिक फॉर्म में दिखाया है और धीरे धीरे वहीं से चीज़ें जो है वो आगे बढ़ती हैं। तो ये तो था इसके सोर्सेज के बारे में। अब बात करते हैं कि इसकी पूरी पृष्ठभूमि क्या थी, फिर हम चंगेज़ खान के बारे में बात करेंगे। पहले ये समझ लेते हैं कि ये एम्पायर कितने बड़े इलाके में फैला हुआ था और इसका एक तरीके से जोग्राफिकल रीज़न क्या था, ताकि हम ये समझ पाएँ, हमारे दिमाग में वो इमेज रहे कि इनका पूरा एम्पायर किस जगह तक और कितने बड़े डायमेंशन तक फैला हुआ था। तो जैसे आपने रोमन एम्पायर में देखा था ना कि वो 3 महाद्वीपों में फैला हुआ था, 3 कॉन्टिनेंट्स में। ये वाला जो एम्पायर है ये 2 कॉन्टिनेंट्स तक फैला हुआ था, यूरोप और एशिया, इसी को मिला के बना यूरेशिया। तो जब आप हिस्ट्री ज्योग्राफी में वो प्लेट्स पढ़ते हैं, टेक्टोनिक प्लेट्स थ्योरी, उसमें भी एक प्लेट आती है यूरेशियाई प्लेट, तो ये वैसा ही यूरेशिया है। तो यूरोप और एशिया को मिलाकर इन लोगों ने अपना एक पूरा साम्राज्य जो है वो स्थापित किया। ब्लैक सी, कैप्सियन सी, इन सारे एरियाओं को जोड़ते हुए और चाइना के बहुत बड़े पार्ट को ये एक्वायर करते हुए ये इतना बड़ा साम्राज्य जो था वो फला फैला। तो ये कहाँ कहाँ तक था, तो मंगोल एम्पायर या नोमैडिक एम्पायर का जो पूरा जोग्राफिकल एरिया था वो आपका शुरू होता है मंगोलिया से लेकर, अगर आप वर्ल्ड मैप में देखेंगे तो आपका जो रशिया वाला इलाका है उसके और चाइना के बीच में एक मंगोलिया नाम का एक बड़ा सा आपको देश दिखेगा। तो मंगोलिया से शुरू होते हुए ये पूरा चाइना को कैप्चर करता है। चाइना के अलावा मॉस्को वाला इलाका, फिर इधर आपका पूरा पर्शियन वाला इलाका आ जाएगा, और जहाँ पे एक टाइम पे बाइजेंटाइन एम्पायर हुआ करता था, रोमन एम्पायर के लेटर फेज वाला एम्पायर, वो सारा एरिया जो है वो ये कवर करते थे। इंडिया में नहीं आ पाए, क्यों नहीं आए इसका रीज़न हम थोड़ी देर बाद देखते हैं, लेकिन इंडिया तक इनका जो फैलाव था वो नहीं हो पाया था। तो ये तो था इनका जोग्राफिकल एरिया, और इसमें स्टेपी नाम के घास के मैदान जो थे वो शामिल थे। तो मैंने आपको बताया था ना कि दुनिया में अलग अलग जगहों पे बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं और उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो जो एशिया और यूरोप के कुछ भाग में जो मैदान फैले हुए हैं उनको स्टेपी के नाम से जाना जाता है। तो ये यहाँ पर ये पूरे उसमें जगह में, मतलब स्टेपी के आसपास वाले एरिया में इन लोगों ने फैलना पहले शुरू किया। तो मंगोल जो थे, क्योंकि इनके एम्पायर की जो नींव थी, जो नोमैडिक एम्पायर यायावर एम्पायर की जो नींव रखी गई वो चंगेज़ खान के द्वारा रखी गई। तो पहले हम लोग जान लेते हैं कि चंगेज़ खान कौन था, फिर देखेंगे कि किस तरीके से इसने अपने एम्पायर को बढ़ाने की कोशिश करी। तो चंगेज़ खान जो था उसका जन्म हुआ था 1162 ईस्वी में, तो यानी 1162 ईस्वी में इसके आसपास इसका जन्म हुआ। और इसका जन्म हुआ था उत्तर मंगोलिया राज्य में, और इसका नाम था, जो जन्म का नाम था वो था तेमुजीन। तो चंगेज़ खान जो है वो इसको उपाधि दी गई थी, मतलब वो इसका टाइटल था जो इसको दिया हुआ था। जैसे रविन्द्रनाथ टैगोर को टाइटल दिया था, अब ये आप लोग बताएंगे कि उनको क्या टाइटल दिया गया था। और जैसे मोहनदास करमचंद गांधी जी को हम प्यार से क्या बुलाते हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू जी को हम क्या बुलाते हैं। तो ऐसे टाइटल्स जो होते हैं वो धीरे धीरे लोगों से मिलने शुरू हो जाते हैं, और जो उनके नाम के आगे बहुत लंबे समय तक जुड़े रहते हैं, या ये कहें कि पूरे इतिहास में वो उनके साथ जुड़ जाते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही चंगेज़ खान जो है वो टाइटल था जो उनको मिला था। तो इनके बचपन का नाम, चंगेज़ खान के बचपन का नाम था तेमुजीन, और तेमुजीन के जो पिताजी थे इनका नाम था येसुजेई। येसुजेई जो थे वो एक कबीले के मुखिया हुआ करते थे, और इनके कबीले का नाम था कियात कबीला। तो जैसे पैगंबर मोहम्मद कुरैश कबीले से थे, तो ये कियात कबीले से थे। और इनका जो पूरा परिवार था वो बोर्जिगिद नाम का एक कुल था, उससे एसोसिएट होके जुड़ा हुआ था, उस कुल का था इनका जो परिवार था। इनके पिता की मौत बहुत शुरुआती दिनों में हो गई थी जब ये छोटे थे, और उस दौरान इनकी माँ ने इनके और इनके
भाई बहनों की भरण पोषण की जिम्मेदारी खुद उठाई। तो कुछ रिकॉर्ड्स के हिसाब से हमें ये पता चलता है खान के जो पिताजी थे उन्होंने 11 शादियां की थी, जिनमें से एक इनकी माँ भी थी, और ये कुल मिला के करीबन 15 भाई बहन थे। तो इतना अच्छा खासा बड़ा परिवार था इनका। चंगेज़ खान की जो मम्मी थी, मतलब जो इनकी माता जी थी, उनका नाम था ओलुन इके। ओलुन इके काफ़ी समझदार महिला थी जिन्होंने अपने बेटे का यानी चंगेज़ खान का और उसके भाइयों का भरण पोषण किया। हम देखते हैं कि 1170 के दशक तक आते आते तेमुजीन जो है उसकी शादी भी हो जाती है, लेकिन उसका किडनैप होता है और साथ में उसकी पत्नी का भी किडनैप हो जाता है। और यहाँ से वो शुरू करता है अपनी लड़ाई का पहला सफ़र, यानी वो लड़ने जाता है अपनी पत्नी को मुक्त कराने के लिए। तो ये लगभग आप इसको एसोसिएट कर सकते हैं श्री राम जी की कहानी से, जहाँ पे वो सीता माँ को मुक्त कराने जाते हैं, पूरी नहीं, बस सिर्फ इतने पोर्शन को। तो चंगेज़ खान जाते हैं, अपनी पत्नी को मुक्त कराते हैं, और इस बीच में वो बहुत सारे दोस्त बनाने शुरू कर देते हैं, मतलब अच्छे अच्छे दोस्त जो बहुत लंबे समय तक इनके साथ रहते हैं। और उन दोस्तों में सबसे खास जो इनके दोस्त बनते हैं उनमें से एक का नाम था बोगू रच्चू। ये नाम थोड़े से आपको चाइनीज़ नेम की तरह लगेंगे, इसलिए इनका प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा मुश्किल है। तो जो एक दोस्त है इनके, उनका नाम था भोगू रच्चू। उसके अलावा इनका जो सगा भाई था वो भी इनका दोस्त बन जाता है एक टाइम के लिए, हालांकि वो बाद में इनका दुश्मन भी बनेगा। तो जो सगा भाई था उसका नाम था जमूका। अब ये जमूका जो होता है मतलब जमूका उनका नाम था, और वो उनको प्यार से आंडा बुलाते थे। तो आप देखेंगे कि मंगोलियाई कबीलों में बड़े भाई को आंडा बुलाया जाता है, और ये आंडा आपको और भी काफ़ी जगहों पर सुनने को मिलेगा। आगे हम देखेंगे जब ये लोग अपना पॉलिटिकल स्ट्रक्चर रख रहे होंगे तब भी इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। तो इनका बड़ा भाई भी इनके साथ था एक टाइम तक। इनके जो पिता का किडनैप किया गया था वो कैराइट लोगों के द्वारा किया गया था। कैराइट लोगों के शासन के खिलाफ फिर आगे चल के चंगेज़ खान जो है वो अभियान भी करते हैं, और उनके साथ मिलकर वो उनके पिता के एक सगे भाई थे जो काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, तुगरिल, यानी उनको ओंग खांग बुलाया जाता था, ये उनके साथ भी अच्छी खासी दोस्ती कर लेते हैं। तो कुल मिला के ये कोशिश करते हैं कि इनके पारिवारिक संबंध सबसे बेहतर हो पाए। और चंगेज़ खान ऐसा क्यों कर रहा होगा? अगर मतलब आप लोग सोचिए, कोई भी इंसान अपने पुराने संबंधों को बेहतर बनाना क्यों चाहेगा? ताकि उसके पास एक स्ट्रॉन्ग बैकअप हो और वो अपनी आगे की रणनीति को उसके हिसाब से तय कर सके। तो शुरुआत में इन्होंने इनसे दोस्ती करी। जमूका चंगेज़ खान का दोस्त बना जो उसका भाई था। उसके अलावा अपने पिता के भाई से इन्होंने मित्रता करी। उसके अलावा अपना खुद का एक बहुत ही अच्छा दोस्त जो था वो पूरी ज़िंदगी लगभग इनके साथ रहा, बोगू रच्चू। तो हम देखते हैं कि जम्मू का जो बहुत अच्छा दोस्त था वो धीरे धीरे प्रॉपर्टी को लेकर या पॉलिटिकल चीज़ों को लेकर चंगेज़ खान और जम्मूका के बीच में टकरारें जो हैं वो शुरू हो जाती हैं। और जम्मूका को हराने के लिए चंगेज़ खान अपने पिताजी के भाई का सहारा लेते हैं, यानी कि चंगेज़ खान जो हैं वो ओंग खांग की सहायता से जम्मूका को हराते हैं। और जम्मूका को हराने के बाद, अब जैसे होता है ना कि अगर कोई बच्चा एक एग्ज़ाम एकदम फर्स्ट क्लास डिवीज़न के साथ पास कर ले तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ जाता है, बिल्कुल ऐसे ही जम्मूका को हराने के बाद चंगेज़ खान के अंदर आ गया कॉन्फिडेंस। और कॉन्फिडेंस इतना कि उनको लगा कि भाई अब तो मैं किसी को भी हरा सकता हूँ, और ये कॉन्फिडेंस सही भी हुआ। तो ये ऐसे ही हो गया जैसे आप लोग सोचे कि अगर आपके फर्स्ट यूटी में बहुत अच्छे मार्क्स आ गए तो सेकंड में भी आ जाएंगे, वैसे ही पढ़ेंगे तो ज़रूर आएंगे। तो प्री बोर्ड का रिजल्ट अगर अच्छा रहता है तो बोर्ड का तो डेफिनेटली अच्छा रहता है। तो कुछ इसी तरीके से चंगेज़ खान भी आगे चलते गए। और चंगेज़ खान ने क्या किया कि जिस ओंग खांग की मदद से, अपने पापा के भाई की मदद से उन्होंने जम्मूका को हराया था, वो वापस उन्हीं से लड़ने पहुँच गए, और किस्मत ने साथ दिया कि वो उनसे जीत भी गए। और इस तरीके से उनके पास में एक मौका मिल गया अपना साम्राज्य स्थापित करने का। और उसके बाद में उन्होंने अपने पिता के हत्यारे कैराइट को भी हराया। कुल मिला के इन्होंने अपने हर उस दुश्मन को हरा दिया जिससे इनको बदला लेना था या जो इनके एम्पायर के लिए खतरा बन सकता था। कैराइट को हराया, अपने पिता के भाई को हराया ताकि वो पॉलिटिकली इनसे आगे ना निकल पाए। तेमुजीन जो भाई था लेकिन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, उसको हराते हैं लड़ाई में। और 1206 तक आते आते ये देखते हैं कि इन्होंने स्टेपी वाले पूरे एरिया में पॉलिटिकली खुद को बड़ा स्ट्रॉन्ग बना लिया है। तो वो पूरा इलाका लगभग इनके अंडर आ जाता है।
और इस टाइम पर यहाँ पे मंगोलों के हर कबीले के कुछ हेड को मिलाकर एक वो होती थी, सभा आयोजित की जाती थी। ये बिल्कुल ऐसी थी जैसे कि आज के टाइम में मीटिंग्स होती हैं, तो होता है ना कि बड़े बड़े मिनिस्टर्स को बुलाया जाएगा और पीएम एसोसिएट बॉडी पूरा एक मीटिंग करती है, तो बिल्कुल ऐसे ही यहाँ पे आसपास में उस एरिया में जितने भी कबीले होते थे उनके हेड्स को बुलाकर एक मीटिंग की जाती थी। और करते होंगे ये लोग भी अपना आपस में उसमें डिस्कशन, जैसे ट्रेड कैसे हो सकता है या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाए, और भी कुछ मुद्दे उस जमाने में हुआ करते होंगे। और इस मीटिंग का नाम होता था कुरिलताई। तो ये मीटिंग का नाम था, मतलब उस सभा का नाम था कुरिलताई। और यही वो सभा है जिसने पहली बार तैमूजीन को चंगेज खान बनाया। तो यहाँ पे तैमूजीन को उपाधि मिलती है चंगेज खान की, यानी कि 1206 में तैमूजीन जो है वो चंगेज खान बन जाता है। तो यहाँ से उनको उपाधि मिलती है चंगेज खान की। इसका मतलब होता है समुद्री खान या सार्वभौमिक शासक, ऐसा शासक जिसका अधिकार, जिसका आधिपत्य पूरी जमीन पर हो। मतलब होता है ना कि धरती से लेके आकाश तक सिर्फ नाम रहेगा, तो कुछ ऐसा ही। तो चंगेज खान को सार्वभौमिक शासक की यहाँ से उपाधि मिल जाती है। और इसके बाद चंगेज खान बहुत सारे अभियान चलाता है और इस अभियान में वो कोशिश करता है कि उसका पूरा एम्पायर जो है वो कंसोलिडेट हो पाए। कंसोलिडेट का मतलब कि वो, यानी कि वो चाहता था कि उसका जो एम्पायर है वो सुदृढ़ हो पाए और एक ऐसा एम्पायर, एक मजबूत एम्पायर के तौर पे सामने आए जो लंबे समय तक चले। तो इसके लिए इन्होंने चाइना की तरफ रुख किया और चाइना को जीतना शुरू किया। उस टाइम पर चाइना और तिब्बत वाला अगर हम भाग मिला लें तो उस टाइम पर चाइना 3 पार्ट्स में डिवाइड था। पहला पार्ट जो था वो सीसिया लोगों का पार्ट था, जहाँ पे तिब्बत मूल के लोग थे वो शासन कर रहे थे। ये उत्तर पश्चिमी एरिया था आपके चाइना का। दूसरा जो था, यहाँ पे जो लोग शासन कर रहे थे वो थे जरचेन लोग। तो जरचेन लोग जो थे वो पैंकिंग नाम का एक प्रदेश है चाइना में, उस एरिया में, उत्तरी चाइना वाले एरिया में वो वहाँ पे शासन कर रहे थे। तो चंगेज खान वहाँ के लिए अपना अभियान भेजता है और हम बाद में देखेंगे कि उन्होंने पैंकिंग नाम के पूरे शहर को लूट डाला, तहस नहस कर डाला चंगेज खान की आर्मी ने। और तीसरा जो एरिया जो डिवाइड था उस टाइम पे चाइना का, वो था शुंग राजवंश के अंदर, दक्षिण चाइना वाला। तो साउथ चाइना जो थी वो पूरी शुंग डायनेस्टी के अंडर उस टाइम पे रूल कर रही थी। और चंगेज खान ने 1209 में सीसिया लोगों को परास्त किया, उनको हराया। 1213 तक उन्होंने चीन की दीवार पर आक्रमण करना शुरू कर दिया था और यही इन्होंने 1215 में पैंकिंग नगर को जो है वो लूटा। इसके बाद चीन राजवंश के विरुद्ध, यानी कि शुंग डायनेस्टी के खिलाफ इन्होंने 1234 तक बहुत सारी लड़ाइयाँ करी, जिसमें कुछ में जीते कुछ में हारे, लेकिन मोटा मोटा रिजल्ट ये रहा कि मुगलों, चंगेज खानों का जो है वो आधिपत्य हो गया उस पूरे इलाके पर, उन्होंने अपना कब्जा कर लिया। तो हम देखते हैं कि चंगेज खान के अभियान जो है वो लगातार चलते आ रहे हैं। अब यहाँ हमारे लिए जानना ये ज़रूरी है कि मंगोलों की सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या थी। मतलब मैंने कोशिश करी कि मैं आपको चंगेज खान के बारे में पहले बता दूं ताकि आपको समझ में आए कि वो राजा किस तरीके का था। तो चंगेज खान जहां रूल कर रहा था, अब जान लेते हैं कि उसकी सामाजिक और राजनीतिक पृष्ठभूमि क्या थी, कैसे एरिया में और किस तरीके की राजनीतिक टकरावों के साथ वो आगे बढ़ रहा था। तो मंगोलों में जितने भी लोग थे वो अलग अलग समुदाय के लोग थे। मतलब ऐसा नहीं था कि वो एक ही कबीले या एक ही जनजाति के लोग हो, वो अलग अलग समुदाय के लोग थे और अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग थे। तो इसमें जैसे तातार करके एक जनजाति थी, खितान, मंचू, इन सब लोगों के अलग अलग कबीले थे और ये लोग अपने अपने कारणों से, अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से साथ में आके काम कर रहे थे। तो कुछ जो मंगोल थे वो पशुपालक थे और कुछ जो थे वो शिकारी थे। तो जो पशुपालक मंगोल थे, हम देखेंगे कि वो धीरे धीरे चंगेज खान वाली उसमें नहीं आते हैं, चंगेज खान वाले ग्रुप में शामिल नहीं होते हैं, वो अलग रह जाते हैं। लेकिन जो शिकारी संग्रह है, जो शिकारी ग्रुप है, वो इस तरफ झुक जाता है। तो जो मंगोल जो पशुपालक करते थे वो घोड़ों का, भेड़ बकरियों का और इन सब ऊंट वगैरह को पाला करते थे और ये लोग स्टेपी वगैरह वाले इलाके में घूम घूम कर अपने पशुओं को चारे वारे का इंतज़ाम किया करते थे। और इस टाइम तक आते आते हम देखेंगे कि जो मौसम है वो इस तरीके का हो चुका था कि चारों तरफ लगभग उस एरिया में लहलहाते खेत हुआ करते थे, तो चारे की कोई कमी नहीं होती थी वहाँ पर। और
इसका पूरे मंगोल एम्पायर का जो दक्षिणी भाग था वहाँ पे गोबी डेजर्ट है। अब ये गोबी डेजर्ट आया है तो इसके साथ ये जानना ज़रूरी है कि दुनिया के अलग अलग इलाकों में डेजर्ट को अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो जैसा उस डेजर्ट की, उस मरुस्थल की उपस्थित मतलब उत्पत्ति की जो कहानी होती है, उसी के आधार पर हम उस डेजर्ट को अलग अलग नाम से बुलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मंगोलिया साइड में जो डेजर्ट है उसको गोबी डेजर्ट बुलाते हैं। अगर आप उसकी पिक्चर देखेंगे ना तो आप उसका जो शेप बना हुआ है उस डेजर्ट का, वो आपको पत्ता गोभी, कैबेज जैसा दिखेगा। ऐसे ही इधर आपका अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका के ऊपर मतलब सेंट्रल अफ्रीका में जो मरुस्थल है उसको हम बुलाते हैं सहारा। इंडिया में जो मरुस्थल है उसको हम बुलाते हैं थार रेगिस्तान। तो अलग अलग मरुस्थल जो होते हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं और हमें इस बात पे गर्व होना चाहिए कि हमारे देश में ठंडा और गर्म दोनों तरह के मरुस्थल हमें मिल जाते हैं देखने को। तो अगर हमें ठंडा मरुस्थल देखना है तो हम लेह लद्दाख साइड चले जाते हैं और अगर हमें गर्म देखना है तो हम राजस्थान की तरफ चले जाते हैं। खैर, ये तो बात रही मरुस्थलों की। अब वापस आते हैं अपने चंगेज़ खान के ऊपर। तो चंगेज़ खान जो था, ये जो लोग पशुपालन उस टाइम पे किया करते थे और जो शिकारी संग्रह थे, तो पशुपालकों की तुलना में शिकारी संग्रह थोड़े ज़्यादा गरीब होते थे क्योंकि इनके पास में ज़्यादा कुछ होता नहीं था। पशुपालकों के पास तो फिर भी ऑप्शन है कि वो दूध, घी और मीट वगैरह ये सब बेच सकते हैं, पर शिकारी लोगों के पास उतने ऑप्शन नहीं होते थे। और इसीलिए जब कभी कभी गर्मियों के मौसम में जब अकाल पड़ने जैसी स्थिति हो जाया करती थी तो ये पशुपालकों के साथ इनकी लड़ाइयाँ भी हो जाती थी, ये उनको लूट भी लिया करते थे। और कभी कभी हम देखेंगे कि एक दूसरे से दूर भागने की भी ये लोग कोशिश किया करते थे। लेकिन आगे चल के देखा जाता है कि इन लोगों में मतलब पशुपालक भी कुछ कुछ जो थे वो चंगेज़ खान वाले कम्युनिटी के साथ कॉप अप करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ मिलजुल कर रहने की कोशिश करते हैं, पर ऐसा हो नहीं पाता है। मंगोल एम्पायर लगभग थोड़ा अलग कटता चला जाता है इन चीज़ों से। लेकिन हमें ऐसे बहुत सारे एविडेंस मिलते हैं जहां हमें ये देखने को मिलता है कि इन पशुपालकों के साथ और मंगोलों के बीच में कहीं कहीं पर रिश्ते जो थे वो थोड़े थोड़े अच्छे थे। अब ये कहाँ कहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है, तो हम देखते हैं कि कभी कभी, क्योंकि ये लोग तो यायावर थे, जो मंगोल लोग थे इनका तो काम ही था कि जगह जगह जाके डेरा डालना है, वहाँ रहना है कुछ दिन और फिर वहाँ से निकल लेना है। तो वहाँ आसपास जो पशुपालकों की बस्तियाँ हुआ करती थी उनके साथ ये लोग व्यापार करते थे। और ये बड़ी खास बात है कि उस व्यापार में इस बात का ख्याल रखा जाता था कि जो समूह ज़्यादा ताकतवर होता था, जैसे मान लीजिए कि ये लोग किसी गांव के पास में मंगोलों ने डेरा डाला, किसी पशुपालक गांव के पास में, और उस गांव में 100 परिवार हों जिनमें हट्टे कट्टे अच्छे खासे लोग रहते हों, और जो मंगोल हैं उस टाइम पर उनके पास मुश्किल से 50-60 लोग हों। तो ऐसी सिचुएशन में जो पशुपालक हैं वो अपनी शर्तों पर चीज़ों को मनवा लिया करते थे। लेकिन वहीं अब दूसरी कंडीशन देखिए, जहाँ पे पशुपालक कम पड़ जाएं और मंगोल ज़्यादा पड़ जाएं, तो ऐसी सिचुएशन में ये लोग अपनी बातों को मनवा लिया करते थे। और आप देखेंगे कि बहुत बार ऐसा होता है कि अगर अपनी शर्तों पर इनको चीज़ें ना मिलें, मंगोलों को अपनी चीज़ें ना मिलें, तो बहुत बार ऐसा होता था कि पूरे पशुपालकों के गाँव को नष्ट कर दिया जाता था और उसको बुरी तरह लूट कर ये लोग आगे बढ़ जाया करते थे। तो कुछ इस तरीके से इस पूरे एम्पायर की खाने पीने की व्यवस्था जो थी वो अब तक चलती आ रही थी। और इसी के बीच में फिर चंगेज़ खान जो है वो एक महान राजा के तौर पे सामने आते हैं। तो जब भी कोई साम्राज्य बसता है या जब भी किसी साम्राज्य को बनाने की कोशिश की जाती है तो उसमें बहुत सारे अंग होते हैं एक साम्राज्य के। जैसे तो जब भी किसी राज्य की राजनीतिक स्थिति की बात की जाती है तो उसमें हम 2-3 चीज़ों को खास तौर पर देखते हैं। मतलब अगर कोई भी राज्य जो है वो एम्पायर बनने वाला है तो उसमें कुछ चीज़ें होना आम बात है। जैसे नंबर 1, उसकी एक राजनीतिक व्यवस्था होगी। एक राजनीतिक व्यवस्था होगी उसकी, और नंबर 2 कि उसके पास में मॉनिटरी फंक्शन जो है वो अच्छे तरीके से चल रहे होंगे, यानी कि पैसा कहाँ से आता है उसका साधन किस तरीके से होगा। तो एक फिक्स टैक्स पॉलिसी ये लोग बनाएंगे। तो ये 2 चीज़ें उस टाइम पर एक किसी भी साम्राज्य को बनाने के लिए ज़रूरी हुआ करती थी और वही चंगेज़ खान ने बनाने की कोशिश करी।
लेकिन क्योंकि पशुपालक जो थे ये बहुत बार बहुत परेशान हो जाते थे इन लूट मारों से, इन सारी चीज़ों से, तो इन लोगों ने क्या किया कि अपनी सुरक्षा के लिए और इन्होंने कुछ ऐसा स्थायी रास्ता सोचा जिससे कि मंगोलों के आक्रमण से हमेशा के लिए बचा जा सके, और ये रास्ता इनको दिया ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ने। तो ये जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है, हालांकि ये मंगोलों से पहले बननी शुरू हो चुकी थी, लेकिन मंगोलों के बार बार के आक्रमण ने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना को एक नया रूप दिया। इसको वापस से जहाँ जहाँ पे ये टूटी हुई थी या जहाँ जहाँ पे नहीं बनी थी, वो वापस से रिकंस्ट्रक्ट होनी वहाँ पे शुरू होती है। तो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बारे में जो एक आध फैक्ट है वो ये है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है वो लगभग 3री शताब्दी में बननी शुरू हुई थी। और खास बात यह है कि ये जो ग्रेट वॉल ऑफ चाइना है ना, ये किले नुमा दीवार है। ये किले नुमा दीवार क्या होती है, तो जैसे आप पुराने महलों में या पुरानी किसी राजधानी में या नगर में देखेंगे कि उस पूरे शहर के बाहर ना फोर्टिफिकेशन किया जाता था, उसको किलेबंद कर दिया जाता था, मोटी मोटी दीवारों से उस पूरे इलाके को घेर लिया जाता था। और वो दीवार इतनी मोटी होती थी कि उसमें बहुत आराम से जो सिपाही है वो वहाँ खड़ा होकर आने जाने वाले लोगों को देख सकता है। तो इसको आप ऐसे ले सकते हैं कि मान लीजिए ये एक किला है या ये एक शहर है, और इसके बाहर इस रेंज में हम लोगों ने एक बड़ी सी दीवार बना दी, तो जो भी आएगा वो इसके अंदर होके आएगा। और इस दीवार को हमने थोड़ा सा, इसका जो व्रेथ है वो अच्छा खासा रखा, इसकी चौड़ाई। अब यहाँ पे सिपाही जो है वो बहुत आराम से रह सकते हैं रक्षा के लिए। तो जो भी कोई इधर से आएगा, इधर से आएगा, तो शहर में घुसने से पहले ही सिपाही उसको देख लेंगे। तो कुछ इस तरीके से और इस ख्याल से इस दीवार को बनाया गया था। और 5वीं, 8वीं, 6वीं शताब्दी तक बार बार देखा जाता है कि अलग अलग राजवंश आते हैं और इस दीवार को और मजबूत करते हैं। तो मिट्टी, पत्थर, गारे वारे, इन सब चीज़ों को मिलाकर ये दीवार एक टाइम पर बनाई गई थी। बड़ी बात यह है कि ये दीवार जो है, जैसे अगर अंतरिक्ष से धरती का फोटो लिया जाए तो बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं, मतलब मनुष्य द्वारा बनाई गई बहुत कम ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अंतरिक्ष से नज़र आती हैं। पर खास बात यह है कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना ऐसी दीवार है जो आपको स्पेस से भी नज़र आती है। स्पेस से अगर आप अर्थ को देखेंगे तो आपको नज़र आएगी। और ये करीब करीब 6400 किलोमीटर लंबी पूरी दीवार है ये। अगर आप लोगों ने एक मूवी देखी हो अक्षय कुमार की, चांदनी चौक टू चाइना, तो उसमें भी इस दीवार के कुछ अवशेष दिखाए हैं, तो वहां से आपको ये समझने में आसानी होगी कि दीवार की चौड़ाई किस तरीके की है। इस दीवार ने मंगोलों के आक्रमण से पशुपालक ग्रुपों को बहुत लंबे समय तक उस समुदाय को बचाए रखा, और यही वजह रही कि इन लोगों ने कोशिश करी कि ये दीवार जो है वो बनी रहे। आगे आप देखेंगे कि ये जो दीवार है ये यूरोप और एशिया के बीच में बहुत बड़े विभाजक का काम करेगी। ऐसी लाइन, ऐसी दीवार जो इन दो कॉन्टिनेंट्स को अलग भी करती है। तो चंगेज़ खान ने क्या किया, तो अब तक हम चंगेज़ खान की उपलब्धियों के बारे में बात कर रहे थे, और चंगेज़ खान ने चाइना जीत लिया था तकरीबन। तो 1216 तक आते आते चंगेज़ खान लगभग पूरा चाइना जो है वो कैप्चर कर चुका है। यानी हम जिस मंगोल एम्पायर की बात कर रहे थे ना कि पूरा मंगोलिया से लेकर के और यूरेशिया तक पूरा फैला हुआ है, बगदाद और आगे तक, तो उस एम्पायर को चंगेज़ खान ने जीतने में बहुत लंबे समय तक संघर्ष किया। बहुत सारी जनजातियों को हराया, बहुत सारे राजा महाराजाओं को उसने हराया। 1218 में करा खिता की पराजय के बाद चंगेज़ खान ने लगभग चीन के उत्तर पश्चिमी भाग पर भी कब्जा कर लिया, और एक और लड़ाई यहाँ पे होती है। और उसके बाद चंगेज़ खान का जो पूरा एम्पायर है वो, अगर हम आज के दौर में देखें तो तुर्कमेनिस्तान जो आपका उज्बेकिस्तान के पास में है, वहाँ से लेकर मतलब पूरा ख्वारिज़्म वाला इलाका पूरा कैप्चर हो गया था। तो चाइना वाला इलाका पूरा इनके कब्जे में आ गया, चाइना, तिब्बत और इस तरफ उज्बेकिस्तान और उसके आगे तुर्कमेनिस्तान। तो यहाँ तक पूरा कब्जा जो है वो मंगोलों का हो गया था। और यहाँ पे अबू दरिया नाम की एक नदी बहती है, उस नदी के किनारे तक, ये जो नदी है ये तुर्कमेनिस्तान और ख्वारिज़्म के बीच में डिवीज़न का काम करती है। तो उस नदी के किनारे किनारे तक काफ़ी लंबी दूरी तक पूरा इलाका जो है वो चंगेज़ खान ने अपने कब्ज़े में या अपने साम्राज्य के अंदर ले लिया था। यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है जिसमें लिखा है कि मंगोलों द्वारा किए गए विनाश का आकलन। अब इस इंस्क्रिप्शन के साथ एक और इंस्क्रिप्शन या एक और कहानी आप देख सकते हैं, और ये कहानी जो है वो
आपकी बुक के पेज नंबर 107 पर दी हुई है। तो यहाँ पे चंगेज़ खान के पोते ने कुछ कुछ कहा है। एक्चुअली चंगेज़ खान जो था ना, चंगेज़ खान के वंशज या जो चंगेज़ खान था, ये लोग इस बात का बड़ा खास ख्याल रखते थे कि लोग इनकी बात को सुने और लोग इनकी बात पर भरोसा करें, या जो इनका जो दुश्मन है वो इनसे डरे। तो इसके लिए क्या करोगे? अगर आपको लगता है कि लोग आपकी बात को सुने तो क्या करोगे? अपनी बात को ईश्वर से एसोसिएट कर दो। चंगेज़ खान के पोतों ने या चंगेज़ खान ने बिल्कुल ऐसा ही कहा या ऐसा ही किया। तो उन लोगों ने बोल दिया कि हमें भगवान ने भेजा है सबके ऊपर राज करने के लिए। तो कुछ इस तरीके की थ्योरीज वहाँ पे हमें देखने को मिलती हैं। तो जिस टाइम पर चंगेज़ खान जो है वो इस पूरे चाइना वाले इलाके को जीत रहा था, तो वहाँ पे एक शहर आता है निशापुर। तो निशापुर शहर में जब उसने डेरा डाला उसको जीतने के लिए, वहाँ पे लड़ाई करने के लिए, तो निशापुर के लोगों के द्वारा और वहाँ के आसपास के कुछ लोगों के द्वारा चंगेज़ खान के एक बेटे की हत्या कर दी जाती है। अब लड़ाई करेंगे तो इस तरीके की चीज़ें बहुत आम होती हैं कि राजा को मार दो या राजा के बेटे को मार दो ताकि वो अभियान ही खत्म हो जाए। तो वहाँ हम देखते हैं कि चंगेज़ खान के राजकुमार की यानी उसके बेटे की हत्या हो जाती है। और इसके बाद में चंगेज़ खान पूरा ऑर्डर देता है कि इनफैक्ट आपकी बुक में ये इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है कि नगर को इस तरीके से विध्वंस किया जाए कि संपूर्ण नगर में हल चलाया जा सके। मतलब उसको इस तरीके से पूरा तहस नहस कर दो, हर बिल्डिंग हर इमारत को तोड़ दिया जाए कि यहाँ पे खेती करने लायक जगह हो जाए। और ये कहा जाता है ऑन रिकॉर्ड्स के पूरे नगर को तबाह कर दिया गया था, वहाँ पे हर इंसान को मार दिया था, यहाँ तक कि कुत्ते बिल्ली भी वहाँ पे जिंदा नहीं बचे थे चंगेज़ खान के ऑर्डर के बाद में। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये बहुत ही आक्रामक और क्रूर व्यवहार होता था किसी भी जगह को जीतने के लिए, जो मंगोलों द्वारा अपनाया गया था। तो आपके जो ब्लू बॉक्स में जो इन्फॉर्मेशन दी हुई है उसको अगर साथ में लेकर पढ़ते रहेंगे तो आपको कोई भी हिस्ट्री का चैप्टर जो है वो उतना मुश्किल लगेगा नहीं। तो अब तक चंगेज़ खान कहाँ तक पहुँच गया था? चंगेज़ खान ने इधर पूरा ख्वारिज़्म और उसके आसपास वाले इलाके को जीत लिया। इसके बाद चंगेज़ खान बढ़ता है इस तरफ से मेरा मतलब है कि वो एशिया में साउथ ईस्ट की तरफ बढ़ना शुरू हो जाता है। साउथ ईस्ट में जो उसकी पूरी सवारी है वो पहुंच जाती है सिंधु नदी तक। अब यहाँ से हिस्ट्री जो है वो एक अलग ट्विस्ट लेने वाली है। तो यहाँ तक आते आते इनकी जो सवारी है वो कहाँ पहुंच जाती है? सिंधु नदी तक पहुंच जाती है। इंडस वैली को क्रॉस करते ही ये पहुंच जाते आप हमारे भारत में। तो ऐसा क्या हुआ कि इनका मन नहीं हुआ इंडस वैली को क्रॉस करने का? बस ये छोटी सी कहानी में जानते हैं, फिर देखेंगे कि चंगेज़ खान कैसे मर जाते हैं। तो चंगेज़ खान का मन हुआ कि जब वो इस तरफ को आ रहे थे, उज्बेकिस्तान को जीत कर और वापस की तरफ लौट रहे थे, तो उन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, सिंधु नदी को पार करते हैं और सिंधु नदी को पार करके असम वाले रास्ते से होते हुए मंगोलिया वापस लौट जाएंगे, मतलब उत्तर भारत और असम को होते हुए। तो अगर वो ऐसा करते, अगर वो आते इस तरफ, तो कौन कौन से राज्यों में होके निकलते? तो वो आपका पूरा ये वाला इलाका कवर कर लेते, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, फिर इस तरफ आगे बिहार और फिर असम होते हुए वो अपना मंगोलिया लौटने की सोच रहे थे। लेकिन परिस्थितियों ने हमारा साथ दिया उस वक्त, क्योंकि ये बात रही है करीब 13वीं शताब्दी की। तो उस टाइम पे भारत में दिल्ली सल्तनत जो है वो चल रही थी और उस दौरान जहाँ तक मुझे याद है शायद यहाँ पे रजिया सुल्तान के बाद का जो टाइम पीरियड है वो चल रहा था। और इस बात से दिल्ली सल्तनत के राजा भी थोड़ा सा डर गए थे, जो सुल्तान थे, कि अगर चंगेज़ खान आते हैं, क्योंकि चंगेज़ खान उस ज़माने में आप ये समझ लीजिए कि टेरर का दूसरा नाम चंगेज़ खान बन गया था, कि कहीं भी कोई आक्रमण हो रहा है, कहीं भी कोई विध्वंस हो रहा है तो चंगेज़ खान कर रहा होगा। तो इस तरीके के माहौल में अगर कोई भी किसी को भी ये पता चले कि चंगेज़ खान की पूरी सेना आ रही है तो कोई भी डर जाएगा। तो वही स्थिति इधर हुई भारत के राजाओं की थोड़ी सी। लेकिन चंगेज़ खान को यहाँ ना भेजने में प्रकृति ने हमारा साथ दिया। तो उस टाइम पर क्या था कि तो एक तो सिंधु नदी अपने उफान पर थी, दूसरा गर्मी का मौसम आने वाला था, और जो चंगेज़ खान था उसको गर्मी की आदत नहीं थी, मतलब ज़्यादा गर्मी की, भीषण गर्मी की आदत नहीं थी उसको। तो प्रकृति ने उसको अलाउ नहीं किया कि वो भारत की तरफ अपना रुख कर सके। एक तो सिंधु नदी को पार करने का उसका मन नहीं हुआ, क्योंकि इतना ज़्यादा पानी देखकर, और सिंधु नदी का वृत्त बहुत ज़्यादा है, बहुत बड़ी नदी है, वो गंगा जितनी बड़ी होगी अप्रॉक्सीमेटली अपनी चौड़ाई के मामले में, तो उसका वृत्त बहुत ज़्यादा है। एक चीज़ तो ये रही, दूसरा गर्मी का कारण, और तीसरा एक और कारण रहा वो ये कि चंगेज़ खान थोड़ा सा शुभ अशुभ वाले विश्वासों पर और चीज़ों पर विश्वास किया करता था। तो उसको ये लगा और उसकी सेना को ये लगा कि यहाँ पे हमें कुछ अशुभ संकेत मिल रहे हैं। तो ये तीन ऐसे कारण रहे जिसकी वजह से चंगेज़ खान की सवारी वहीं के वहीं वापस लौट गई
और वो लोग वापस अपना मंगोलिया आ गए। इसके बाद में हम देखते हैं कि चंगेज़ खान जो है, यहाँ तक तो उसने लड़ाइयाँ लड़ी, सारी जगहों को जीता, और इसको जीतने के बाद कुछ समय शांत रहने के बाद लगभग 1227 ईस्वी में उनकी मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ एक खास बात है याद करने लायक, वो ये है कि चंगेज़ खान जो जहाँ पे उसको उपाधि दी गई थी और जहाँ से उसने अपना एम्पायर शुरू किया था, तो 1206 में 1206 में वो अपना एम्पायर स्टार्ट करता है और 18 अगस्त 1206 में वो अपना एम्पायर शुरू करता है। और मज़े की बात ये है कि 18 अगस्त 1227 को उसकी डेथ हो जाती है। तो ये डेट्स जो हैं वो याद रखने में थोड़ा आसान होंगी आपके लिए कि 18 अगस्त 1206 में वो एम्परर बनता है एक तरीके से, 18 अगस्त 1227 में ही उसकी डेथ हो जाती है। और वो अपने पीछे छोड़ जाता है एक विशाल सेना, उसका पूरा स्ट्रक्चर, उसका इतना बड़ा एम्पायर, और इस एम्पायर को उसने अपने बेटों के बीच में थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर दिया था, क्योंकि चंगेज़ खान चाहता था कि उसके बेटे आपस में मिलजुल कर उस पूरे एम्पायर को चलाएं। तो इसलिए उसने सेना और उसकी टुकड़ियों को डिवाइड करके अपने 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 बेटों में बांट दिया था। तो अब हम जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इस पूरे चैप्टर का, क्योंकि अब तक तो हमने क्या पढ़ा, अब तक हमने देखा कि मंगोल की ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर क्या था और चंगेज़ खान कौन था, कहाँ से आया, किस तरीके से वो बड़ा हुआ और किस तरीके से वो एम्पायर बना, और क्या रिश्ता था उसका और पशुपालक लोगों का। तो अब तक हमने सिर्फ उसके अभियानों के बारे में पढ़ा। अब यहाँ से हम उसके बारे में कुछ रोचक चीज़ों के बारे में पढ़ने वाले हैं, जिसमें आती है उसकी राजनीतिक व्यवस्था। तो किसी भी एम्पायर को चलाने के लिए या किसी भी साम्राज्य को चलाने के लिए हमें बड़ी मात्रा में सेना की जरूरत होती है, और सेना में बहादुर लोगों की ज़रूरत होती है। तो एक तो इनके लिए ये थोड़ा सा खुशकिस्मती की बात थी कि जिस एरिया से ये लोग थे, मतलब मंगोलिया वाला और इस साइड वाले इलाके से, वहाँ पे घोड़े बहुत आराम से मिल जाया करते थे। तो अमूमन आपको ये देखने को मिलेगा कि इनकी सेना में घुड़सवारों की संख्या बहुत ज़्यादा होती थी। उसके अलावा क्या होता था कि ये लोग कोशिश करते थे कि बहुत हट्टे कट्टे नौजवानों को ये अपनी आर्मी में रखें, अपनी सेना में रखें। और स्टेपी क्षेत्र में जिस तरीके का परिवर्तन चल रहा था, जिस तरीके की चीज़ें चल रही थी, और क्योंकि ये लोग शिकारी समूह से थे, क्योंकि उस तरीके की जनजाति थी इनकी कि इनका काम था शिकार करना और उसको खाना, तो इसलिए उस शिकारी समूह के होने की वजह से ये लोग तीरंदाजी बहुत अच्छी कर सकते थे। तो आर्चरी में बहुत बढ़िया थे ये लोग, बहुत शानदार तरीके से ये लोग तीरंदाजी करते थे। इस वजह से इनको ये फ़ायदा हुआ कि एक तो घोड़े आराम से अवेलेबल थे, तो घोड़ा चलाना इनके लिए बहुत मामूली बात थी। दूसरा ये कि तीर बहुत अच्छा चलाना जानते थे। तो घोड़ा और तीर, मतलब ऐसा हो गया था कि इनकी जो आर्मी थी वो इस तरीके के लोगों से भर गई थी, इस तरीके के बहादुर लोगों से जो चलते हुए घोड़े पे बड़े आराम से तीर वीर मार सकते थे। तो इससे इनको फ़ायदा हुआ, लॉन्ग टर्म में इनको बहुत फ़ायदा हुआ। उसके अलावा जो बहुत ज़्यादा ठंडी का इलाका होता था, क्योंकि ये लोग ठंडी के आदी थे, मतलब मंगोलिया वाले इलाके में आप देखेंगे काफ़ी अच्छी खासी ठंड पड़ती है, ऊपर रशिया में चले जाएंगे तो और ठंड पड़ती है। तो इनको ठंड में रहने की आदत थी, और इनको ये भी पता था कि ठंड में किस तरीके से चीज़ों के साथ डील किया जाए। तो ठंड में जो नदियाँ जो सूख, मतलब नदियों पे क्योंकि बर्फ़ जम जाया करती थी, तो उस नदी को, मतलब उन नदियों को ये लोग पूरा एकदम हाईवे की तरह इस्तेमाल करते थे, राजमार्गों की तरह, और उसके ऊपर चल के जाना और बाकी सारे काम ये लोग किया करते थे। तो एक तो नदियों के रास्ते इनको मालूम थे, तो उससे इनको फ़ायदा हुआ। दूसरा, तीरंदाजी इतना अच्छे से इनको आती थी। तो इस तरीके से ये लोग कोशिश करते थे कि ये लोग जाड़ों में, यानी सर्दी की ऋतु में ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ने और ज़्यादा एरियाओं को अपने कब्जे में कर पाएँ, और ऐसा ये लोग करने में बड़े आराम से सक्षम भी हुए, कामयाब भी हुए। इसके साथ साथ मंगोलों ने, यानी चंगेज़ खान ने कुछ नई नई चीज़ों को सीखना शुरू किया, क्योंकि जब आप लगातार लड़ाइयाँ लड़ते हैं, दूसरे दूसरे देशों के साथ लड़ाइयाँ लड़ते हैं, तो आपको वहाँ की बहुत सारी टेक्निक्स जो हैं वो देखने को मिलती हैं। इनमें से जो एक टेक्निक थी इनकी, वो थी घेराबंदी। अब ये घेराबंदी क्या होता है? ये बड़ी अच्छी सी टेक्निक है,
ये हमें आगे चल के भारत में बहुत देखने को मिलेगी, खास तौर पर जब आप लोग अगली क्लास में मतलब 12th स्टैंडर्ड में जब आप लोग विजयनगर के बारे में पढ़ेंगे तब आपको ये शब्द एक बार दोबारा देखने को मिलेगा, घेराबंदी, या इसको आप किलाबंदी भी कह सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई एक एम्पायर है, जैसे मान लीजिए कि ये एक राज्य है, किसी भी राजा का ये पूरा एक राज्य है और इस पर बाहर से किसी को आकर अटैक करना है, कोई भी सेना हो सकती है, एग्जाम्पल में आप कुछ भी ले सकते हैं, उसको अटैक करना है। तो वो क्या करेगा कि वो आएगा और अटैक कर देगा सीधा, और अगर ये लोग तैयार है तो बच जाएंगे, तैयार नहीं है तो चीजें खराब हो जाएंगी इनकी। तो इस चीज से निपटने के लिए इस राज्य ने क्या किया, इसके पूरे बड़े एरिया को, मतलब ये राज्य अगर इतने बड़े एरिया में फैला हुआ है तो उसने इस पूरे अपने स्टेट को दीवार से कवर कर दिया, और वो दीवार इतनी मजबूत बनाई कि बाहर वाला कोई उसको तोड़ के अंदर ना आ सके, और उस दीवार में बना दिए गेट, और जिस गेट पे बिठा दिए पहरेदार, मतलब फुल टाइट सिक्योरिटी कर ली। और जो मैं आपको विजयनगर के बारे में बता रही थी वो इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि विजयनगर एम्पायर में वहाँ का एक राजा हुआ करते थे, वहाँ के कृष्णदेव राय, बहुत फेमस राजा रहे और बहुत सारे काम किए इन्होंने। तो कृष्णदेव राय ने क्या किया कि उन्होंने अपने पूरे राज्य को 7 दीवारों में कवर कर लिया। अब इस 7 दीवार में क्या क्या था कि इसमें उनके खेत, उनके नॉर्मल गांव की जनता, उनका अपना घर, सब उस 7 दीवार के अंदर आ जाता था। तो बाहर वाला कोई आदमी अगर उन पर अटैक करेगा, मतलब कोई और राजा अगर उनके ऊपर अटैक करेगा तो वो 100 बार सोच के आएगा, क्योंकि एक दीवार अगर पार भी कर ली तो फिर दूसरी में फंस जाएगा वो, तो इस वजह से। इसके अलावा एक और कारण था घेराबंदी करने का, वो ये कि जब घेराबंदी की जाती है ना तो जो आर्मी होती है, जैसे ये कोई एम्पायर है ये कोई, तो जो दूसरे राजा की जो आर्मी होगी ना वो पूरा इस एम्पायर को घेर के बैठ जाएगी और वो इंतजार करेगी, अगर राजा बाहर आके लड़ ले तो ठीक है, और ना लड़े तो वो इंतजार करेगी कि कब तक राजा बाहर नहीं आएगा। अब सोचिए धीरे धीरे अंदर खाने की चीज़ें कम पड़ रही हैं, या बहुत सारी चीज़ें, ज़रूरत की चीज़ें होती हैं, ट्रेड नहीं हो पा रहा है, अगर वो सब खत्म हो जाएगा तो राजा को मजबूरी में बाहर आना पड़ेगा। और ये घेराबंदी कभी कभी 3 से 4 महीने तक भी हो जाती थी, और कभी कभी तो सालों भी खिंच जाते थे इस घेराबंदी में। सोचो कितने पेशेंस के साथ ये लोग लड़ने आते थे कि भाई लड़ाई लड़ने जा रहे हैं, हो सकता है 5-6 महीने बाद ही लौटे सीधा। तो ये जो टेक्निक थी ये चंगेज़ खान ने सीखी थी अपने पूरे जीवन काल में। और इसके अलावा इन्होंने कुछ कुछ नए नए उपकरण बनाना, औजार बनाना, यानी कुछ कुछ नए नए हथियार बनाना भी इन्होंने सीखा था। और इस पूरी टेक्निक को सीखने की वजह से चंगेज़ खान की जो आर्मी थी वो बहुत स्ट्रांग हो गई थी, उनको बहुत सारे लड़ाई लड़ने के अलग अलग तरीके पता चल गए थे। अब बात करते हैं कि चंगेज़ खान तो चले गए दुनिया छोड़कर 1227 में, अपने पीछे छोड़ गए बहुत बड़ा एम्पायर, और उस एम्पायर को अगर चलाना है तो बहुत सारी चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा। तो चंगेज़ खान ने क्या किया था, अपना एम्पायर अच्छे से चलाने के लिए उन्होंने अपनी जो पूरी सेना थी ना उसको डिवाइड कर दिया था। और जो डिवाइड किया था मतलब राजनीतिक व्यवस्था में उनकी सेना व्यवस्था भी आ गई। तो इस सेना को जो उन्होंने डिवाइड किया था उसको कहते थे दशमलव पद्धति। अब ये क्या होती है, दशमलव, लभी है दशमलव, तो ये थी दशमलव पद्धति। अब ये दशमलव पद्धति क्या होती है, तो जिन लोगों ने थोड़ा बहुत हिंदी से पढ़ाई करी है उनको पता होगा, दशमलव का मतलब होता है कि 10 के रेशो में चीजें चलती हैं। तो ये 10 के रेशो में जो थी वो इनकी आर्मी जो थी वो चला करती थी। 10 के रेशो का मतलब होगा कि इनकी आर्मी में जितने भी लोग होंगे, इसको हम डेसिमल यूनिट सिस्टम भी कहते हैं इंग्लिश में। तो डेसिमल यूनिट सिस्टम या दशमलव पद्धति का मतलब होता था कि इनकी जो आर्मी है वो 10 के रेशो में चलेगी, यानी एक ग्रुप में या तो 10 लोग होंगे, और अगर 10 नहीं है तो 10 से ज़्यादा हैं तो फिर सीधा वो 100 ही होंगे, वो 20, 30, 40, 50 ऐसे नहीं होंगे, 10 होंगे फिर सीधा 100 होंगे, फिर 1000 होंगे, फिर 10,000 होंगे। तो इस तरीके से एक एक जीरो बढ़ता जाता था उनकी सेना के पीछे। और ये अनुमान लगाया जाता है कि इनके पास जो सैन्य टुकड़ियां थी, सबसे बड़ी जो सैन्य टुकड़ी होती थी उसमें तकरीबन 10,000 जो सोल्जर हैं वो हुआ करते थे। तो इस पद्धति की शुरुआत चंगेज़ खान ने ही करी थी ताकि वो अपनी सेना को, अपनी आर्मी को थोड़ा अच्छे तरीके से रख सके। और फिर उस हर आर्मी को, हर टुकड़े को उसका काम असाइन कर दिया जाता था, और उसका एक होता था सेनापति, मतलब एक लीडर होगा उसका पूरा मिलिट्री कमांडेंट की तरह, जो लीड करेगा उस पूरे बाकी लोगों को, मतलब बाकी सेना को जो लीड करेगा वो। और आप देखेंगे कि इस लीडर में अधिकतर उनके अपने बेटे जो थे वो उसको लीडर बना देता था,
कहीं कहीं पे ऐसा भी हुआ है कि किसी और को लीडर बना दिया, लेकिन बेटों के पास थोड़ी ज़्यादा पावर होती थी, बाकी किसी के पास थोड़ी कम पावर हुआ करती थी। जिन लोगों को लीडर बनाया जाता था उनको नोयान बुलाया जाता था, मतलब उनको सरनेम या उनको टाइटल दे दिया नोयान नाम से, तो उनको नोयाल बुलाया जाता था। और जो भी नोयाल बन गया इसका मतलब कि वो राजा का बहुत करीबी है, इसका मतलब वो चंगेज़ खान का बहुत करीबी है। और कभी कभी जब किसी नॉन राजकुमार आदमी को, मतलब जो राजकुमार नहीं है, उसको अगर नोयान बना दिया है तो उसको आंडा कहा जाता था। अब शुरुआत में हमने देखा था ना कि आंडा मतलब बड़ा भाई, तो ऐसे ही जो भी अगला नोयान बनेगा उसको आंडा कहा जाएगा। और आंडा का मतलब होगा कि ऐसा आदमी जिसकी राजा जो है वो थोड़ी सी इज्जत करता है और वो उसको अपने बड़े भाई की तरह मानता है। और कुछ ऐसे भी लोग थे जिनको स्वतंत्र व्यक्ति की श्रेणी में रखा जाता था, स्वतंत्र व्यक्ति मानकर रखा जाता था, और ये चंगेज़ खान के खास नौकर के पद पर हुआ करते थे। और इनका भी संबंध जो है वो चंगेज़ खान से बहुत गहरा होता था। धीरे धीरे इस पूरे सिस्टम में, इस पॉलिटिकल सिस्टम में हेरिडिटरी जो चीज़ें हैं वो चलनी शुरू हो गई, यानी कि नवीन श्रेणी जो बनाई गई थी वो वंशानुगत धीरे धीरे होनी शुरू हो गई। तो उन्होंने अपने पुत्रों को सौंप दिया और इस श्रेणी को जो वंश के आधार पर चल रही थी इसको उलूस बुलाया जाने लगा। उलूस का मतलब होता है कि एक जोग्राफिकल एरिया जो किसी को दे दिया जाए, तो इसी को आप देखेंगे कि कहीं कहीं पे एकता भी बुलाया जाता था। तो ये कुछ कुछ वैसा था, पूरे तरीके से नहीं, लेकिन कुछ कुछ उसी तरीके का था। तो ये सब तो चंगेज़ खान अपने जीवन काल में ही कर गए थे, लेकिन दिक्कतें आती हैं चंगेज़ खान की मौत के बाद मंगोलों के बीच में। अब चंगेज़ खान की तो मौत हो गई और उनकी मौत के बाद में उनके बेटों में उत्तराधिकार की जो लड़ाई है एक तरीके से वो शुरू हो जाती है। लड़ाई झगड़ा बहस ये सारी चीज़ें जो है वो शुरू हो जाती हैं इनके बेटों के बीच में। और चंगेज़ खान का ये मत था, चंगेज़ खान ये चाहते थे कि उनका जो तीसरा बेटा है ओगोदेई, वो जो है वो उनके बाद में राजा बने, ये चंगेज़ खान चाहते थे। और अपनी मौत से पहले उन्होंने ये बात जो है वो डिक्लेयर भी कर दी थी कि उनकी मौत के बाद उनके तीसरे बेटे को इस तरीके, मतलब वो सब दिया जाए, उनका राजपाट जो है वो दिया जाए। लेकिन चंगेज़ खान की मौत के बाद हम देखते हैं कि पूरा जो मंगोल एम्पायर है वो दो पार्ट्स में या दो चरणों में जो है वो डिवाइड हो गया है। तो आप ये कह सकते हैं कि मंगोल साम्राज्य चंगेज़ खान की मौत के बाद दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। इसको टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 1236 से लेकर के 1242 तक उसका पार्ट 1 चलता है और 1255 से 1300 तक उसका पार्ट 2 चलता है। तो ये दो भागों में चंगेज़ खान का पूरा एम्पायर उसकी मौत के बाद में डिवाइड हो जाता है, जिसमें हम देखते हैं कि 1203 से लेकर के और 1242 तक के बीच में बहुत सारी छोटी छोटी लड़ाइयाँ भी होती हैं। और क्योंकि इतना बड़ा एम्पायर हो गया था तो उन लड़ाइयों में मिस्र वाला जो इलाका है वो कहीं ना कहीं इन लोगों से छूट जाता है। मतलब वहाँ पे वापस जब अभियान करने जाते हैं तो मिस्र के लोग आज़ाद हो जाते हैं, वो इनको भगा देते हैं या मंगोल जो हैं वो उनसे हार जाते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि 1250 के बाद वाला जो टाइम पीरियड था वो मंगोल एम्पायर के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं था। धीरे धीरे इन लोगों ने हारना जो है वो शुरू कर दिया। इसका जो बड़ा कारण था वो ये था कि मंगोल एम्पायर की अंदरूनी लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं हो रही थी। कौन आगे राजपाट संभालेगा, कौन अपने पिता की जगह लेगा, कौन पूरे साम्राज्य का राजा बनेगा, बस इसी बात पे इन लोगों में लड़ाइयाँ जो हैं वो होनी शुरू हो गई थी। तो इस वजह से मंगोल एम्पायर में अस्थिरता आनी शुरू हो जाती है। लेकिन मंगोल एम्पायर में जब हम सैनिक व्यवस्था की बात कर लेते हैं तो उसके बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है। जैसे मैंने आपको बताया था कि राजनीतिक व्यवस्था की अगर हम बात करते हैं तो राजनीति तब तक अच्छे से नहीं चल सकती है, कोई भी समाज या कोई भी देश अपनी राजनीतिक व्यवस्था को तब तक बेहतर नहीं बना सकता है जब तक कि उसके पास टैक्सेशन पॉलिसी अच्छी ना हो। और टैक्स के अलावा क्या दूसरी चीज हो सकती है, कम्युनिकेशन। तो दो चीजों पर इन लोगों ने ध्यान दिया। नंबर 1 कम्युनिकेशन और नंबर 2 टैक्स पॉलिसी। अब ये क्या होता था, तो कम्युनिकेशन के लिए चंगेज़ खान ने ही सबसे पहले
आपने यहाँ पे हरकारा पद्धति जो थी वो स्टैब्लिश करी। अब ये हरकारा पद्धति क्या होती थी, तो मान लीजिए कि आपको कोई इंफॉर्मेशन जो है वो किसी को पहुंचानी है और चंगेज खान तक पहुंचानी है, किसी तक भी पहुंचानी है, किसी महत्वपूर्ण इंसान तक पहुंचानी है, तो उस इंफॉर्मेशन को पहुंचाने के लिए चंगेज खान ने बहुत ही तेज रफ्तार से दौड़ते हुए घोड़ों को, जो घोड़े बहुत तेजी से दौड़ते हों और जो घुड़सवार बहुत अच्छे हों, उन लोगों को अपॉइंट किया कि आप ये काम करेंगे और आपका काम होगा कि आप सिर्फ और सिर्फ इन समाचार को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाओगे। सिर्फ ये काम जो था वो उन लोगों को दिया गया और इसी को हरकारा पद्धति कहा गया, जिसमें तेज दौड़ने वाले घोड़ों को रखा गया था। बलवान घोड़े होते थे और घुड़सवार होते थे और इनका काम सिर्फ इतना था कि ये संदेश पहुंचाएंगे। इस पूरी सिस्टम को अच्छे से चलाने के लिए एक टैक्स लिया जाता था जो पशुपालन या बाकी उपज का 10वां हिस्सा होता था और इस टैक्स को कुबकुर बुलाया जाता था। तो कुबकुर टैक्स से इस पूरी कम्युनिकेशन सिस्टम को सही तरीके से चलाने की कोशिश की जाती थी। चंगेज खान की मौत के बाद हरकारा पद्धति में कुछ हद तक और सुधार किए गए ताकि टेक्निक और अच्छे से बनी रहे। तो जो इनके जो वंशज आए उन्होंने कोशिश करी कि हरकारा पद्धति को और बेहतर बनाया जा सके और ये देखने को मिलता था कि जितने भी लोग या जितने भी अभियानों में जो शहर चंगेज खान या उसकी आर्मी द्वारा जीत लिए जाते थे या आगे चल के उनके बेटों द्वारा जीत लिए गए, तो उन देशों में मंगोलों के प्रति कोई लगाव नहीं होता था। वो बस इसलिए था कि अच्छा ठीक है, मंगोलों ने आक्रमण किया, अब हम उनका हिस्सा हो गए तो उनके साथ ही रहना है, लेकिन कोई ऐसा लगाव उनका मंगोल साम्राज्य के प्रति नहीं था। और इसी वजह से वहाँ पे जब टैक्स इम्पोज किए जाते थे तो कभी कभी हम वहाँ पे देखते हैं कि विद्रोह भी हुए और वो सिर्फ इसको एक काम की तरह लेते थे कि अच्छा ठीक है, राजा ने बोला है टैक्स देना है मतलब देना है और काम खत्म। बाद में इस हरकारा पद्धति को ठीक करने के लिए मंगोलों ने जो हमारा पुराना सिल्क रूट वाला रास्ता था उसको उसमें सुधार करने की कोशिश करी कुछ इलाकों में, क्योंकि ये बहुत पुराना तरीका था जिसमें ट्रायंगुलर ट्रेड हुआ करता था इंडिया, चाइना और बाकी पार्ट्स में वर्ल्ड के। तो उस रास्ते को थोड़ा सा सुधारा, उसमें इंडिया का पोर्शन आप अलग कर दें तो उस पूरे रास्ते को सुधारा गया, सिल्क रूट वाले को। इसके अलावा जो भी लोग ट्रेड करने आया करते थे उन लोगों को कुछ पास जो थे वो जारी किए जाते थे और इसको कहा जाता था कि या सुरक्षा की नज़र से कुछ यात्रियों को कुछ पास देना। और इनके जो नाम रखे गए थे वो फारसी भाषा में इसको फैज़ा बुलाते, फारसी भाषा में इसको पैजा बुलाते थे और मंगोल भाषा में इसको जेरेज बुलाया जाता था। तो ये कुछ ऐसे पासेस थे जो इन लोगों को दिए जाते थे, व्यापारियों को। ये पासेस बिल्कुल ऐसे हो गए जैसे आपके स्कूल के आइडेंटिटी कार्ड होते हैं स्कूल या यूनिवर्सिटीज़ के, कि आप इसको दिखा के जा सकते हैं, ऐसे ही उनको भी पासेस जो है वो दे दिए जाते थे। और इस सुविधा के लिए व्यापारी जो थे वो बाज नाम का एक कर जो है वो दिया करते थे। तो बाज नाम का एक टैक्स थे जो हर व्यापारी को देना होता था और इस टैक्स का सिंपल मतलब ये होता था कि हम मंगोलों की अधीनता को, हम मंगोलों की सुप्रीमेसी को स्वीकार करते हैं। तो अभी तक हमने देखा कि 2 तरीके के टैक्स जो थे वो यहाँ के लोगों से लिए जाते थे। एक तो व्यापारियों से, सिर्फ व्यापारियों से, वो बाज नाम का टैक्स था, और दूसरा कुबकुर जो उपज का 10वां हिस्सा होता था। और ये सिर्फ इसलिए लिया जाता था ताकि जो यातायात वाला जो संसाधन है, जो हरकारा पद्धति है, उसको अच्छे से चलाया जा सके। तो इस तरीके से व्यापार को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन सारे तरीकों का इस्तेमाल किया गया, जिसमें टैक्सेशन, पास पॉलिसी, ये सारी चीज़ें लगाई गई। इसके अलावा चंगेज़ खान के टाइम पीरियड से ही मंगोल साम्राज्य में कुछ अधिकारियों की, नागरिक प्रशासकों की भर्ती करी जाती थी। इनको आप सिविल एडमिनिस्ट्रेटर बोल सकते हैं। तो ये जो सिविल एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, इनका काम होता था कि ये दूर दराज जाकर और बाकी राज्यों से बातचीत कर सकें और मंगोल एम्पायर का अगर कोई संदेशा है तो वो उन लोगों तक पहुंचा सकें, ये इनका काम होता था। जैसे कि चीन में उनको भेजना या ईरान में उनको भेजना और दूर दूर तक उनको भेजना और बातचीत के ज़रिए चीज़ों को सुलझाना। इसके अलावा जो हाल ही में जो डिस्कवरीज हुई हैं, जैसे कि अभी डेविड ऑलियन ने इनके बारे में एक शोध किया है पूरे एम्पायर के बारे में, तो उन डिस्कवरीज से हमें एक वर्ड मिलता है नया, वो है यास।
अब ये जो यास वर्ड है, ये इन डिस्कवरीज में इस चीज़ को दिखाने की कोशिश करी है कि चंगेज़ खान ने जब क्यूरिलताई में उनको ये उपाधि दी जाती है, उसके बाद में उन्होंने एक नियम की कोई किताब बनाई थी या कुछ नियम बनाए थे जिसको इस यास में डाल, मतलब इस यास के नाम से उनको जाना जाता था। तो ये चंगेज़ खान के नियम थे जिसमें उनके नियमों के बारे में, शर्तों के बारे में लिखा गया था, तो इसको नियम संहिता भी कहा जाता है। और शुरुआती दौर में ये देखा जाता है कि इस यास को यासक नाम से बुलाया जाता था और बाद में धीरे धीरे उनके उत्तराधिकारियों ने उस चीज़ को इस्तेमाल किया। और टाइम के साथ साथ जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया, जैसे जैसे पीरियड बढ़ता गया, टाइम पीरियड, वैसे वैसे इस यास नाम के शब्द का मतलब बदलता गया, इस यास का पॉलिटिकल स्ट्रक्चर चेंज होता गया। तो टाइम के साथ बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बदलती गई। जैसे आपकी किताब में एक ब्रैकेट में दिया हुआ है यास के बारे में कि 1221 में बुखारा पर विजय प्राप्त करने के बाद चंगेज़ खान ने वहाँ के अमीर मुसलमान निवासियों को उत्सव मैदान में एकत्रित कर उनकी भर्त्सना की, मतलब उनको समझाया या उनकी एक तरीके से इंसल्ट करके उनके बारे में बताना शुरू किया उस जगह को जीतने के बाद, और उनको पापी कहा, उनको चेतावनी दी और उनको कहा कि आप लोगों ने पाप किया है और अपना छिपा हुआ धन उनको देना पड़ेगा उस पाप से मुक्त होने के लिए। कुछ इस तरीके की चीज़ें उसमें हमें यास में देखने को मिलती हैं। तो कुल मिला के हम ये कह सकते हैं कि मंगोलों ने कोशिश करी कि जिस जिस जगह को वो जीतते जा रहे हैं उस जगह से उनको जितना हो सके उतना धन जो है वो प्राप्त हो पाए। तो ये तो रही कहानी मंगोलों के साम्राज्य के स्थापना से होकर के और लगभग अंत तक की, क्योंकि चंगेज़ खान के जो उत्तराधिकारी थे वो उस तरीके से उस पूरे एम्पायर को संभाल नहीं पाए जितना अगर चंगेज़ खान जिंदा होता तो संभालता। तो कुछ टाइम पीरियड के बाद हम देखेंगे कि चंगेज़ खान के उत्तराधिकारी जितना आगे बढ़ते जाते हैं तो करीब करीब 15वीं शताब्दी तक आते आते ये जो एम्पायर है ये लगभग ख़त्म होने की स्थिति में आ जाता है। 15वीं भी नहीं, 14वीं के आसपास ही इसके ख़त्म होने की जो कहानी है वो शुरू हो जाती है। और इसके बाद में धीरे धीरे बाकी के जो साम्राज्य हैं वो धीरे धीरे पनपने लगते हैं और चाइना में और बाकी सारी जगहों पे, और वो इनकी जगह लेते जाते हैं। लेकिन इसके बावजूद, इन सब चीज़ों के बावजूद चंगेज़ खान से हमें जो सीख मिलती है या चंगेज़ खान को हम विश्व के इतिहास में क्यों इतना स्थान देते हैं, तो इसके 2-3 बड़े बड़े कारण हैं। जैसे पहला, हम इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं कि कुछ लोग इसको बहुत ख़राब मानते थे, कुछ लोग बहुत अच्छा मानते थे। तो जो लोग चंगेज़ खान को क्रिटिसाइज करते हैं या जो जिस तरीके से हम चंगेज़ खान को पढ़ते हैं, हम लोगों के सामने उनकी एक किताब या उनकी एक तस्वीर बनती है, वो कुछ ऐसी है कि एक राजा है जो बहुत क्रूर है, मतलब एक आदमी है कबीले का जो राजा बनता है, जो बहुत क्रूर राजा बनता है और उसके बाद में वो अपनी क्रूरता के आधार पर चीज़ों को जीतता है, नगरों को लूटता है और ऐसे आगे बढ़ता है, और उसकी चाहत है कि वो विश्व विजेता सिकंदर की तरह पूरी दुनिया पर जो है वो अपना राज जमाए। तो हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अगर अलेक्जेंडर सिकंदर के बाद में कोई बड़ा इस तरीके का राजा हुआ या जिसने ख्वाहिश रखी कि उसको दुनिया जीतनी है तो वो चंगेज़ खान था। एक नज़र ये हो सकती है देखने की। दूसरी, हम इसको अगर दूसरे प्रोस्पेक्टिव से देखें तो हम ये कह सकते हैं कि 13वीं शताब्दी के चीन में जिस समय चंगेज़ खान जो है वो उभर रहा था, ये ऐसा टाइम पीरियड था जहाँ पे यूरोप वासियों को स्टेपी के आसपास के एरिया से बड़ा भय हुआ करता था और मंगोल साम्राज्य ने उन सारे ट्राइबल एरियाओं को एक साथ मिला के रखने की कोशिश करी जिनका चीनी साम्राज्य जो था जिनका फ़ायदा उठा रहे थे या जिनको परेशान करते थे। तो ये छोटे छोटे जो ट्राइबल एरिया थे जिनकी कोई अपनी पहचान नहीं थी ट्राइबल लोगों की, तो चंगेज़ खान ने उनको आपस में जोड़ने का काम किया और लंबे समय तक कबीले की जो लड़ाइयाँ चल रही थी उनको ख़त्म करने का काम किया। चाइना में जो अलग अलग सिविलाइजेशन के लोग थे, जो अलग अलग राजवंशों के लोग थे, जो कबीलाई लोगों के साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे, उसको ख़त्म करने की कोशिश करी और इस तरीके से एक ऐसा बड़ा साम्राज्य स्थापित किया जो 2 महाद्वीपों तक, पूरे बड़े एरिया तक जो था वो फैला हुआ था। तो हम इसको दोनों तरीके से देख सकते हैं कि एक क्रूर शासक के तौर पर भी हम इसको देख सकते हैं या हम ऐसे भी इसको पढ़ सकते हैं कि एक ऐसा आदमी जिसने छोटे छोटे जनजातीय कबीलों को एक साथ मिलाकर एक साम्राज्य बनाने की कोशिश की और वो उसमें सफल रहा। तो ये थी कहानी चंगेज़ खान की
और मंगोलों की कि कैसे एक एम्पायर बनता है और ये बहुत लंबे समय तक टिकता है। अगली क्लास में, मतलब नेक्स्ट क्लास में, 12th क्लास में जब आप पढ़ेंगे मंगोल से मुगल कैसे आते हैं, तो उसमें भी आपको चंगेज़ खान के बारे में थोड़ा सा एविडेंस मिलेगा, क्योंकि बाबर की जो क्लेम थी वो उससे एसोसिएट थी, तो मुगल जो थे वो कहीं ना कहीं मंगोलों से अटैच भी थे, मंगोल एम्पायर से। तो वहाँ पर भी आपको इसकी कुछ कुछ एविडेंस देखने को मिलते हैं। और इसके साथ हमारा ये चैप्टर जो है वो ख़त्म होता है। अगला जो चैप्टर है, क्योंकि आपकी जो 11th की हिस्ट्री है वो एक तरीके से कंटिन्यूस टाइम ट्रेवलिंग का काम कर रही है, तो हम लोगों ने अब तक देखा कि क्या क्या हुआ यूरोप में और एशिया में लगभग आपकी 14वीं शताब्दी के आसपास तक, और अब हम उसके आगे का टाइम जो है वो स्टडी करेंगे। तो तब तक के लिए खुश रहिए, पढ़ते रहिए और लॉकडाउन में सरकार के आदेशों का पालन कीजिए। नमस्ते।